नेस्टिंग सेलेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि नेस्टिंग सेलेक्टर हम लोग कैसे यूज करेंगे। सीएसएस की बात कर रहे हैं हम लोग, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में नेस्टिंग सेलेक्टर कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी इसी टॉपिक पे हम चल रहे हैं कि नेस्टिंग सेलेक्टर का यूज हमारा कैसे होगा और हम लोग उसको कहाँ पे यूज करना है वो बेटर होगा, इस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सिचुएशन क्रिएट किया जाए, हमारे पास एक div नाम का टैग है। div हमारा क्या होता है ना कि div टैग जो होता है ना, हमारे जो वेब पेज के कंटेंट हैं या वेब पेज जो हैं उस वेब पेज को एक डिवीजन में डिवाइड करता है। डिवीजन मतलब कि पार्ट बाई पार्ट, हम जैसे कुछ एरिया बोल देते हैं कि इतना एरिया मेरा इस काम के लिए होगा, इतना एरिया दूसरे काम के लिए होगा, तीसरा इतना एरिया दूसरे काम के लिए होगा। तो div के थ्रू भी हम लोग लेआउट्स को क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, लेआउट्स उससे बनाते हैं। और div जो है CSS के थ्रू बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन होता है, काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है div के थ्रू। div जो टैग है हम लोग डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज भी करते हैं। आप जब भी उसको यूज करो, जैसे हमने यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स ने कभी लिखा है यहाँ पे कि ये आपको शायद दिख रहा होगा, आप लोग को कि नहीं दिख रहा है आपको, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दिख रहा है सर। ठीक है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। देखिए लिखा है ना कि div टैग डिफाइन अ डिवीजन और अ सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब पेज। हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है यानी कि जो हमारा पेज है, उस पेज के अंदर में ये क्या कर रहा है, तो हमारा एक सेक्शन मतलब पार्ट एक डिफाइन कर रहा है कि ये पार्ट इस चीज़ के लिए हम ले रखे हैं, ये पार्ट इस चीज़ के लिए ले रखे हैं। डी मतलब डिवीजन, सिंपली समझना है इस चीज़ों को। आगे लिखे हैं कि div टैग इज यूज एज अ कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट, यानी वो एक कंटेनर है जिसके अंदर HTML का और दूसरा टैग रह सकता है। यानी div भी खुद एक HTML टैग ही है div, बट div टैग के अंदर में दूसरा टैग होगा। जैसे बॉडी एक कंटेनर टैग है, बॉडी के अंदर P, H1, B ये सब लिखते हैं हम लोग ना, वैसे ही यही बात बोल रहा है कि div भी एक कंटेनर टैग है जिसके अंदर दूसरा टैग रखा जाएगा। यानी कि जब तुम div लोगे तो div में तो मैसेज लिखना होगा ना, तो div के अंदर जब मैसेज लिखना है तो हम कोई पैराग्राफ ले लिए, H1 टैग ले लिए, OL ले लिए, LI ले लिए, जो भी हमारा नीड था, रिक्वायरमेंट था कस्टमर का, वो हम उसमें डाल दिए। कहता है कि div टैग इज इजिली स्टाइल्ड बाय यूजिंग द क्लास और आईडी सेलेक्टर, यानी कि इसको हम लोग क्लास और आईडी सेलेक्टर के थ्रू आसानी से हम इसको जो है स्टाइल बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसको हम लोग मतलब जिसको जो भी इस पर प्रॉपर्टी देना होगा वो सब दे सकते हैं। कहता है कि एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट कैन बी पुट इनसाइड द div टैग, यानी कुछ कंटेंट है जो हम चाहते हैं कि हम इस सेपरेट पार्ट में रखें तो हम वहाँ div यूज कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे लिखे हैं क्या कि ब्राउजर ऑलवेज प्लेस लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द div एलिमेंट, यानी div एलिमेंट के बाद जो है ना हमारा एक लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो करता है। और div का बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है ये डिस्प्ले ब्लॉक होता है, यानी कि वो एक उसको कंटेन करके उसको एक ब्लॉक सेपरेट फॉर्मेट में करके रखता है, अपने बॉडी को, अपने जो कंटेनर का जो स्पेस है उतना वो रखता है। तो div टैग जो है हम उसको यूज कर रहे हैं। अभी हम इस अपने प्रोग्राम में, अपने इस कोडिंग में दो div हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये दो div अभी हम यूज किए, या हम तीसरा div भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हमको नेस्टिंग सेलेक्टर भी समझना है div के थ्रू, और div को भी समझना है, दोनों चीज़ें समझना है। अब देखो ए div और एक div यहाँ लिए हैं, एक div यहाँ लिखे हैं। अब दोनों div में कोई डिफरेंसेज नहीं है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन डिवीज़न किस काम के लिए हमने यूज किया है। तो हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई आईडी या कोई नाम से इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे इसको हम दे देते हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट नाम दे दिए। और इस div को नाम हम दे देते हैं, इसमें भी आईडी लगा देते हैं। आईडी मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये div का नाम मेरा फर्स्ट है और ये div का नाम मेरा सेकंड है। बाकी हमारा पेज में किसी भी div का ये सेम आईडी नहीं होगा, ये हम नेक्स्ट का ये नाम दे दिए। अब आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे आप कि कौन सा div मेरा फर्स्ट है, कौन सा div मेरा सेकंड है। सपोज करो ये पहला div में तुम्हारा एक H1 टैग है जिसमें लिखे हो आई एम फर्स्ट div पार्ट। कुछ भी ऐसे कंटेंट आपको लिखना है अपने, जो आपका रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का जो ज़रूरत है। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए हम
उसी तरह का भाषा को सिंपल यूज़ कर रहे हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में हम कुछ कंटेंट लाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे आई एम वेब डिजाइनर। ठीक है, कुछ भी ऐसे मैसेज आप टाइप कर रहे हो इसके अंदर, आप जितना चाहते हो लिख सकते हो। कंटेंट आप इसको भर दो कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे देखने में। वैसा ही सेम चीज़ें सपोज डैट आपको इस डिव के अंदर भी रखना है। मान लो इसमें भी H1 है। अब यहाँ पे आप लिखें आई एम सेकंड डिव पार्ट, और इसमें आपने लिखा है कुछ अलग मैसेज लिखा है आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी ऐसे वर्ड टाइप करो आप। देन आफ्टर इस सेंटेंस को आपको रिपीट कर लेने लीजिए। ठीक है, आप चाहते हो कि अभी जैसे मान लो कि अब हम कुछ इफेक्ट लिखना चाहते हैं, यहीं पे लिखते हैं स्टाइल टैग का यूज़ करके इंटरनल CSS के थ्रू स्टाइल टैग यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें एक हम फर्स्ट जो आईडी बनाए हैं उसके लिए हम कुछ खास फीचर दे देते हैं, कलरफुल बना देते हैं उसको फर्स्ट को। ये मेरा फर्स्ट FIRST जो लिखे हैं उसके लिए हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा एक सेकंड है, उसके लिए भी कुछ लिख देते हैं। ये ज़रूरी नहीं था, बस हमको उसमें कुछ फीचर डालना है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ना तो अदरवाइज ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम इसको रन कराओगे, अभी रन करा कर देखते हैं इस चीज़ को पहले लिखने से पहले। अभी इस बात को हटाओ यहाँ से, इससे कोई मतलब अभी है नहीं। इसको सेव करो फाइल को और इसको रन कराओ, यहाँ पे आया होगा। किस नाम से हम लोग का फाइल था वो? CSS एग्जाम्पल 3 ये वाला है ना। ओपन करते हैं इसको। चलिए देखो, अभी जो भी लिखे हैं ना उस पेज के अंदर में लिखे हैं ना, ये पेज के अंदर में इतना बात लिखे हैं ना। ठीक है, इतना लिखे हैं अभी हम लोग अभी लिखे हैं, लेकिन देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक रेड कलर ले लिया है और एक दूसरा का एक कलर, दोनों का अपना, दोनों का सेम डिव का पार्ट का आ रहा है ना। जबकि हम लोगों ने नहीं कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे CSS तो अटैच कर दिए है ना इसके साथ। एक्सटर्नल CSS मेरा अटैच है, और एक्सटर्नल CSS में जहाँ H1 और P का जो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं हम लोग, H1 और P का जो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, जैसे H1 टैग का देखो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेड कलर क्या है, क्या दिए हो यहाँ पे? रेड। और पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या दिए हो यहाँ पे? ये दिए हो ना। वही चीज़ें हमारा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक काम कर गया है वहाँ से रखने के वजह से। बॉडी पे भी हमारा ऑटोमेटिक एक कलर आ गया है। बॉडी जो हमारा वहाँ यूज़ किया हुआ है, बॉडी में, बॉडी टैग में देखो ये कलर डाला हुआ है ना यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा कलर आ गया है। अगर हम थोड़ा सा कलर को चेंज करें यहाँ पे, इस तरह का डाल देते हैं, अब इसको सेव करते हैं तो देखना यहाँ पे भी मेरा चेंजिंग आता है। चेंज हो गया ना? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ब्लैक दिख रहा है आप लोग का स्क्रीन? हाँ सर, हो गया सर। कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट काम कर रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि अभी हमारा डिफ़ॉल्ट उस पर अप्लाई हो। तो अगर हमारा ये जो नहीं चाहते हैं कि एक्सटर्नल अप्लाई हो, तो इस लाइन को हटा देंगे यहाँ से। या हम चाहते हैं कि सेपरेट उसका डिज़ाइन हो, सेपरेट डिज़ाइन मतलब सेपरेट लुक हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, तब हम यहाँ पे एक क्रिएट कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जो फर्स्ट डिव है उसको आइडेंटिफाई किया जाए बैकग्राउंड कलर देके कि आपका बैकग्राउंड कलर क्या है। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए कि मेरा एक वायलेट रखते हैं इस पर, और दूसरे का बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं कि हमको मालूम चले कि मेरा दूसरा डिव कहाँ दिख रहा है, कौन सा है। यहाँ पे आ जाते हैं, एक कलर दे देते हैं इस पर। अब इसको रन करा कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये जो यूज फर्स्ट लिखे हैं या सेकंड लिखे हैं
तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि div id फर्स्ट, यानी ऑलरेडी उसको यूज कर रखे हैं, और सेकंड वाले में भी लिख रखे हैं कि ये, तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे लिखे हैं वो उस पर काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम टैग के साथ ये आईडी यूज कर किए हैं अभी। अब इसको सेव करके रन कराओ आप। जैसे ही हम इसको सेव करके रन करा रहे हैं तो देखो दोनों डिव का जो कलर है बैकग्राउंड का वो अब सेपरेट हो गया है। अब आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपका जो है कौन सा पार्ट जो है किस डिव के अंदर का है, कौन सा पार्ट किस डिव के अंदर का है। आप ये चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना। आप देख रहे हैं हाँ कि सर। टॉप वाला डिव वो है, सेकंड वाला ये डिव है। लेकिन एक चीज़ नोट कर रहे हो तुम लोग, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टॉप डिव है, ऊपर फर्स्ट जो डिव है अपना इतना स्पेस लिया है, इतना तक, यहाँ तक। सेकंड वाला जो है आपका यहाँ तक स्पेस ले लिया है। तो आप इस चीज़ को चाहते हैं कि नहीं भाई, जितना मेरा मैटर है या हम मैटर जितना देना चाहते हैं, या हम दो भाग में इसी एरिया को डिवाइड करके फर्स्ट डिव जो मेरा है यहाँ से यहाँ तक आए और सेकंड डिव यहाँ बगल में आए, तो हम उसके लिए जो है ना अब CSS का और यूज करेंगे और बढ़ाएंगे। इसमें एक विथ यूज कर देते हैं। हम ये डिफाइन करते हैं कि तुमको इतना विथ में ही रहना है। सपोज दैट तुम देते हो कि आपको भैया आपको जो है ना 500 पिक्सल तक आपको अपने आप को यूज़ करना है, और इनको भी बोलते हो कि तुम भी जो है खुद को 500 पिक्सल तक रखो, या जो भी बढ़ा के भी दे सकते हो किसी को, या किसी को कम भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है 1400 होगा, आसपास होगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं आएगा। हमारा वो पेज चला गया है कहीं पे, लगता है कि रन फिर से कराना पड़ेगा, वो हमारा शायद बंद हो गया है पेज। चलो इसको सेव कर दिए हैं। अब हम यहाँ फिर से आते हैं, इसको ओपन करते हैं। चलो ये अभी देखो देखो तो कितना अब छोटा हो गया ना, पहले से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अमित जी समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ समझ गया सर। तो ये अभी हमने विथ फिक्स किया आशीष हाजीपुर। आशीष हाँ कुमार कहाँ सो गया का हो? नहीं सर, माइक बंद कर दिया। हाँ तो ठीक है, बात समझ में आया कि जैसे ही विथ दिए तो हमारा क्या हुआ कि साइज जो है मेरा कम हुआ और एक स्पेसिफिक एरिया उसका जनरेट हुआ और उतना में वो बन के आ गया ना। अब तुम विथ बढ़ा दोगे, अगर बढ़ाओगे यहाँ विथ, अगर मान लो कि तुम 6 यानी 600 करते हो और इसको भी बढ़ा कर 700 करते हो और शेप करते हो इस चीज़ों को, तो अब देखो एक थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, एक थोड़ा सा कम आएगा। आया? यानी कि हम इसका कंट्रोल CSS के थ्रू कर रहे हैं, इसका विथ को कि कितना तक तुमको। अब बात आती है कि ये जो एरिया है इसको भी ऊपर रखे तो बेटर होगा। अब ऊपर रखने के लिए अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि div जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक नया लाइन जनरेट करता है, पढ़े थे कहीं पे? यहाँ पे ये पॉइंट पढ़े थे ना, ये वाला लाइन जो है नोट में जो लिखे हैं, ये लाइन में लिखा गया था ना कि div बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन जनरेट करता है। तो जैसे ही तुमने वहाँ पे div दिया, एक div यूज किया, तो एक div का यहाँ तक एरिया था, वहाँ से फिर वो न्यू लाइन ले लिया। हाँ माइक बंद कर दो, आशीष आपका आवाज़ आ रहा है, ठीक है? तो ये जो हमारा एरिया जो है ना वो div के वजह से दो भाग में डिवाइड हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहीं पे आए। तो इसके लिए हम इसमें कुछ CSS अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाला जो मेरा है इसमें हम कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा एक एट्रीब्यूट्स है फ्लोट में हम उसको दिए कि तुमको लेफ्ट जाना है भाई। तो लेफ्ट देने के लिए हम, क्योंकि div का जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले है ब्लॉक होता है, तो इस वजह से वो पूरे ब्लॉक कर लिया एरिया को। तो हम उसको अभी बताए हैं फ्लोट जाना है, लेकिन वो गया अभी भी नहीं। अब इसमें भी देते हैं, देखते हैं डाल के यहाँ पे फ्लोट। सर एक मिनट सर। हाँ जी बोलिए। सर दोनों डिव में तो सर गैप है, तो थोड़ा सा सर। हाँ वो गैप तो लाइन चेंज करके लेते हैं ना, लाइन चेंज करके लेता है। अभी देखो चलो हम दोनों डिव को एक जगह कर दिए हैं, लाइन हटा दिए हैं। क्या यूज किए हैं फीचर? हमने उसमें एक फीचर डाला फ्लोट लेफ्ट, यानी हम बता दिए कि तुमको कहाँ पे डिस्प्ले होना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फीचर ऐड किए हैं और ऐड करते ही तुम्हारा डिज़ाइन जो है चेंज हो गया है।
अभी देखो थोड़ा सा चेंज किए नीचे वाला में, देखो फिर कैसे गड़बड़ हो गया है डिज़ाइन। तो समझ लेना कि CSS से तुम्हारा बिगड़ेगा भी और CSS से बनेगा भी। तो CSS सही से यूज करोगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन आएगा। अब जैसे दोनों में फ्लॉट लेफ्ट लेफ्ट लगा दिए तो तुम्हारा देखो अब दोनों चीज़ें हैं सेपरेट हो चुका है, हुआ है कि नहीं। अब चाहते सर हैं, दोनों अगर फ्लोट लेफ्ट है हाँ तो लेफ्ट ही में बॉटम साइड में न्यू लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? एक ही लाइन में लाने के लिए ही फ्लोट यूज करते हैं। अलाइनमेंट हाँ अलाइनमेंट तो इसका हम सेट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब एक को लेफ्ट करते हैं एक को राइट करते हैं, या फिर एक को नहीं लेफ्ट नहीं करते नहीं, हैं दूसरे को सेंटर करेंगे तो। दोनों का लेफ्ट का मतलब है ना कि जैसे हमारा एरिया जितना तक था ना वहाँ तक तो मेरा एरिया फर्स्ट डिव का जो एरिया था वहाँ तक तो रह गया, और सेकंड डिव का बाद जब देखा कि वो मेरे पास जगह है वहाँ पे, तो वो क्या किया कि जाके उसके लेफ्ट में सट गया। यानी कि ये जो सेकंड का लेफ्ट तो यही होगा ना, ये सेकंड का लेफ्ट कौन होगा, ये होगा, और फर्स्ट का लेफ्ट तो ये आपका ये लाइन है। तो ये अपने अपने लेफ्ट में जाके चला गया। अगर हम राइट कर देंगे तो ये भाग के इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। चेंज करके देखो, तेज ये तो प्रैक्टिस करने का चीज़ है। RIGHT राइट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे राइट किए हैं, कुछ चेंजिंग आना चाहिए। देखो तो क्या हुआ, वो डीप चला गया अपना उस साइड में, ठीक है, देख रहे उल्टा हो गया ना दोनों। हाँ तो ये जो राइट लेफ्ट आपको समझना है कि हमको अगर लेफ्ट करते हैं तो पहला जो डिव है यानी कि जो फर्स्ट डिव है उस फर्स्ट डिव में हमने लेफ्ट लिखा तो वो अपना स्क्रीन का लेफ्ट ले लिया। सेकंड डिव में जो लेफ्ट लिखा तो सेकंड पहला डिव के जो बगल का जो स्पेस था उस जगह को एक्सेप्ट कर लिया। राइट कर दिए तो देखो वो भाग गया, और ये जो लेफ्ट था सेकंड डिव वो लेफ्ट में चला गया। यानी ये जो लेफ्ट इसमें अप्लाई हुआ था लेफ्ट आ गया, इसमें राइट अप्लाई हुआ था, दोनों दो कोना पर चला गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेफ्ट के जगह पे राइट करेंगे, सॉरी लेफ्ट ले लिखेंगे अगर राइट के जगह पे, तो हमारा जो है कंटेंट उस तरह से अरेंज होगा। यानी कि हमारा ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों एकदम सटा हुआ आ रहा है, हम चाहते हैं कि दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, गैपिंग हो, तो आप दे सकते हो। इसमें बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर बोल रहे हैं, मार्जिंग नाम का एट्रीब्यूट्स होगा। मार्जिंग लेफ्ट देना है कि राइट देना है आपको, फर्स्ट वाला का राइट होगा या लेफ्ट होगा सेकेंड वाला? पहले वाले हम्म, पहला वाला तो लेफ्ट ही में रहेगा, दूसरा वाला नहीं राइट गलत, में। पहले वाले राइट की होगा ना, मार्जिन राइट पे। राइट होगा। मान लो कि यहाँ 20px दे देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सेव करना, देखो ये एक तरह से कैलकुलेशन होता है जो दिमाग में आपको करना है। देखो देखो बीच में गैप आ गया है ना, हो गया ना। Yes, sir. हाँ तो आपको शायद div के थ्रू कंटेंट को अरेंज करने की बात बता रहे हैं। अभी हम नेस्टेड सेलेक्टर का यूज कभी नहीं बात किए हैं, अभी हम div और CSS का यूज कर रहे हैं। देखो तो हम लोग टेप, एक चीज और है सर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग फर्स्ट डिव का थोड़ा विड्थ कम कर दें और सेकंड डिव का थोड़ा विड्थ कम कर दें, और इसी लाइन में सर एक थर्ड डिव लेके अगर एक इमेज को ऐड करना चाहें सर दोनों डिव के बीच में, हाँ ऐड हो जाएगा ना। एक को तो हम लोग ने लेफ्ट फ्लोट करा दिया, एक को राइट हाँ फ्लोट करा दिया, सर उस हम्म, इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे सर हम लोग से? वो भी ऐड हो जाएगा आगे। हम उसके पे नेक्स्ट एग्जांपल जब बताएंगे तो उसमें 3 को डिव लेके बताएंगे, तीनों में अलग अलग कंटेंट डालेंगे। अभी 2 लेके देखते हैं, फिर अगला जो एग्जांपल बताएंगे उसमें 3 लेके देखा जाएगा, 4 लेके देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये कंटेंट तो यहाँ पे अरेंज हो गया, मार्जिंग भी दे दिए हैं। मार्जिंग जैसे तुम चाहते हो दे सकते हो। मार्जिंग मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? मार्जिंग मतलब थोड़ा सा हटके उससे रहना है आपको, ठीक है। अभी अभी ये जो कंसेप्ट यूज किए, अभी हमने सिर्फ आईडी सिलेक्टर का एग्जांपल अभी तक यूज किया है, और हम डिव और आईडी अभी तक सीखे हैं बस। डिव का यूजेज क्या है, कैसे है। देखो डिव के बारे में बोला गया था कि डिव एक कंटेनर टैग है, तो देखो तो डिव के टैग के अंदर में H1 टैग, पैराग्राफ टैग, ये सब लिखा हुआ है कि नहीं है? दोनों के अंदर में लिखा हुआ है। ये 2 भाग को सेपरेट करता है, एक तुम्हारा वेब पेज जो है उसको 2 भाग में सेपरेट करता है। मान लो कि तुम्हारा अभी स्पेस यहाँ वेस्टेज जा रहा है, अभी इतना स्पेस वेस्टेज जा रहा है, तो तुम इस केसेस में क्या करोगे? दोनों को 50-50% कर सकते हो, या जो ज़रूरत है तो उसके हिसाब से 60% कर सकते हो, 70% कर सकते हो। क्योंकि जब डिव का यूज करते हैं ना तो पिक्सेल का यूज नहीं के बराबर करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे 50% यूज करते हैं कि हम भाई फर्स्ट डिव को इतना स्पेस देंगे, 50% का मतलब हो गया कि पूरे स्क्रीन का, मतलब जो मेरा ब्राउज़र है
इस पूरे एरिया का 50% हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है, ये बात हो गया। इसका 50% का कंसेप्ट यही हुआ कि पूरा नहीं, हाफ दे रहे हैं इसका, और उसमें हम अगर 50% यूज़ करते हैं, ये वाला कंसेप्ट इसमें लगाते हैं तो आधा इसको मिलता है। या हम दोनों को डिवाइड अगर कर देते हैं तो अपना जो भी होगा डिवाइड ले लेगा अपना उस हिसाब से, किसी को 40 किसी को 60 भी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन हमको इस बात में नहीं है। अब देखो थोड़ा सा क्या कि ये अप्लाई जैसे ही विथ 50-50 किए ना तो टूट गया। टूटने के पीछे शायद रीज़न होगा कि 20 पिक्सल ये घुस गया है बीच में और हाफ उसको दे दिए हैं, तो इशू बन सकता है वहाँ पे। मान लो इसको 40% करते हैं, अब वो अरेंजमेंट आपको करते रहना है, देखना है। देखो अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब 40% किए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया है, क्योंकि वो मार्जिन हमने यहाँ पे ज़्यादा दे रखा था, उसको कम कर दिए हैं और हम यहाँ पे इसको बढ़ा के 48% करते हैं। 48% देखते हैं करके कहाँ तक जाता है उसका। अब देखो तो शायद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो चुका है, हुआ ना। अभी और भी स्पेस अभी थोड़ा बहुत छूट रहा है, शायद कुछ और बढ़ेगा अभी, ऐसा लगता है। 49 ऐसे ही अपना चेक करना है, अपना दे दे के वहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको जो है, देखिए तो थोड़ा सा बढ़ा ना, अभी भी कुछ बढ़ रहा है, तो ऐसे कर करके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या दोनों तरफ से मार्जिन वार्जिन थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन इसका राइट है, मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से हम जो है अपना जो है अरेंजमेंट करते हैं, चीज़ों को कर लिए हैं, चीज़ अरेंजमेंट हो गया मेरा। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि हम उसमें अभी जो है ना परसेंटेज के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड किए हैं। क्लियर, ठीक है। अभी थोड़ा सा मार्जिन इसका बढ़ा देना चाहते हैं हम, मान लो कि अब यहाँ पे 5 कर देते हैं, देखते हैं कि 5 में एडजस्टमेंट होता है या टूट जाता है। तो एडजस्टमेंट हो गया है, ठीक है ना, अब सही आ रहा है लगभग। अब तुम्हारा 2 डिव आराम से दिख रहा है कि 2 पार्ट हमारा एक वेब पेज के अंदर में देख रहे हैं कि 2 पार्ट हमारा डिवाइड हो चुका है। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर जो हमको अप्लाई करना था। अभी तो हम आईडी यूज किए हैं। दूसरा बात, हम चाहते हैं कि पहला जो डिव है उसका हेडिंग अलग कलर का हो। पहले डिव का हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर मान लो कि हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर का जो गुण है यहाँ पे H1, अगर हम H1 का यहाँ पे अप्लाई करें इस तरह से कलर यहाँ पे वाइट यूज कर लेते हैं मान लो कि, तो ये कहाँ अप्लाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट, एक वहाँ देखो 2 जगह से डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो रहा है। अभी देखो अब इसका डी वाइट दोनों का हो गया ना, लेकिन अब बोलोगे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर अभी आपने कुछ देर पहले उसका तो H1 का कलर अलग था, अभी ये अप्लाई किया दूसरा कैसे हो गया। तो देखो ये जो एक्सटर्नल जो CSS है तुम्हारा, देख रहे हो ना, और ये जो इंटरनल CSS है, दोनों में डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर H1 बनाया गया है। ठीक है, तो जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट यहाँ कौन है, ये इंटरनल CSS नियरेस्ट हो गया इसका ना, कि एक्सटर्नल नियरेस्ट हो गया। तो इंटरनल का इफेक्ट काम किया और एक्सटर्नल वाला काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अगर मान लो कि हम अगर इनलाइन अप्लाई करें और इंटरनल अप्लाई करें और एक्सटर्नल अप्लाई करें, तीनों जगह से अप्लाई करें किसी भी एलिमेंट पे, तो सबसे इफेक्टिव कौन होगा, इनलाइन होगा। और वैसे ही अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह यूज करें तो सबसे इफेक्टिव मेरा इंटरनल होगा, और अगर इंटरनल में नहीं है तब एक्सटर्नल वाला काम करेगा। क्लियर हुआ बात, सबको समझ में आया ना बात, क्या बोले। अब जैसे कि अब ये लाइन की, अगर हम ये लाइन हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर वो नहीं होता दोनों का कलर चेंज। अपना जो अभी यहाँ जो अप्लाई किया है इसी से काम करता, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ पहला डिव वाला का चेंज हो। तो पहला डिव को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लिखना है, FIRST, यानी OH1 जो किसके अंदर है, ओ हेडिंग जो किसके अंदर है, फर्स्ट के अंदर है, उसको सिर्फ चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो नेस्टिंग सेलेक्टर इसी को बोलते हैं, सेलेक्टर विद इन सेलेक्टर, नो कॉमा। अब यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि क्या हुआ। देखो तो सिर्फ एक चेंज हुआ है ना, सिर्फ ए वाला चेंज हुआ, ए वाला बाय डिफॉल्ट फिर एक्सटर्नल का फीचर ले लिया ना, एक्सटर्नल का फीचर ले लिया। तो ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इसको नेस्टिंग इसीलिए बोल रहे थे हम, फिर वैसे ही देते हैं हैश FIRST फर्स्ट P,
अब हम वो पैराग्राफ को हिट करना चाहते हैं जो फर्स्ट के अंदर है, तो कलर यहाँ दे दिए हैं। अब मान लो कि इस पे ब्लू अप्लाई कर देते हैं। अब तुम्हारा देखना सिर्फ एक पार्ट, हाँ बोलो। के लिए हम लोग दोबारा फर्स्ट आईडी जो लिए हैं सर, जिस आईडी हम लोग लिखे थे उसी आईडी में नहीं कर सकते सर? देखो यहीं पे, यहाँ बोल रहे हो, यहीं पे बोल रहे हो ना? सेम ही आईडी में सर। नहीं तो कॉमा दे के लिखेंगे तो फिर ग्रुपिंग हो जाएगा वो। तो सेम कलर, जैसे हम अभी कलर चेंज किए ना, एक का व्हाइट कर दिए, एक का ब्लू कर दिए हैं, तो 2 कलर अप्लाई किए ना यहाँ पे हम, तो इसीलिए 2 बार लिखना पड़ा, अलग अलग लाइन में लिखना। अगर दो तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे कि H1 कॉमा अगर P करते हैं ना तो दोनों पे कलर सेम ही जाएगा ना। लेकिन हम कह रहे सर हम बोलिए, पार्टिकुलर पी टैग पी एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं सर ये सारा फॉन्ट, मतलब कि ये सारा एट्रीब्यूट्स इसका हाँ बिना फर्स्ट आईडी लिए बस। हाँ हाँ, तो P करेंगे ना तो दोनों पे काम करेगा ना। जैसे P अगर डायरेक्ट यूज करोगे तो इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा ना। करके दिखावे किए थे बिना फर्स्ट का। हाँ, जैसे सिर्फ P लिखोगे तो दोनों पे काम कर जाएगा, इस डिव में भी कर जाएगा, उस डिव में भी कर जाएगा। हम दोनों डिव को अलग अलग चाहते हैं, सेपरेट होके आने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। फिर ऐसे ही मान लो कि सेकंड डिव को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड, और उसके अंदर का जो पैराग्राफ है उसको चेंज करना है, तो ऐसे लिखेंगे। अब कलर यहाँ पे हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, इसका कलर मान लो कि इसका ऐसे कर दिए हैं। तो ये बात समझ में आया क्या कर रहे थे हम? सेपरेटली दोनों को अलग अलग कर रहे। देखो तो कलर चेंज हो गया, इसका हो गया ना। फिर वैसे ही हम इसका H1 का करना चाह रहे थे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग सेलेक्टर। आप समझ में आया आपको? सेकंड और H1। अब इसका कलर अलग कर दिए हैं, कलर यहाँ पे आ गए और थोड़ा ऐसा कलर डाल दिया। अब आपका देख रहे होंगे कि अब दोनों का काम अलग अलग हो गया ना। तो हम कहने का मतलब है कि हम लोग वही नेस्टिंग सेलेक्टर ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब देखो तो वो का कि OH1 जो सेकंड आईडी के अंदर है, वो पैराग्राफ जो सेकंड आईडी के अंदर है, तो इजीली आइडेंटिफाई कर लिए सेम चीज़ों को और यूनिकली उसको हम सेपरेट कर लिए। तो इस तरीके से नेस्टिंग सेलेक्टर और डिव का यूजेज हम समझते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और फिर हम जो है आपको जो है कल और इससे डिव के बारे में बताएंगे। 8:30 से कल क्लास होगा, ठीक है। कल सैटरडे सर्कल का कल क्लास होगा। हाँ सैटरडे है, फिर भी ऑनलाइन क्लास चलेगा सैटरडे को भी 8:30 बजे से। तो आप लोग जो है अभी ये नोट्स को नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो है कल आगे जो है डिव के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। ठीक है।